नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक पुरानी कहावत है, याद दिलाना चाहता हूं। वो कहावत बहुत पुरानी कहावत है। जब तक जियो सुख से जियो, घी पीने के लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। कुछ इसी नीति पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं देश के कुछ भगोड़े बिजनेसमैन, जो विदेश में हिंदुस्तान के पैसे पर ऐश कर रहे हैं। ललित मोदी अपनी आशिकी की वजह से इस वक्त सुर्खियों में है। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। फहरिस्त लंबी है, लिस्ट लंबी है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ऐसे कई कारोबारी हैं जो कोर्ट में तो अपनी कंगाली का रोना रोते हैं, लेकिन विदेशों से इनकी जैसी तस्वीर सामने आती है, उससे हर कोई हिंदुस्तानी हैरान है, परेशान है। हिंदुस्तान को चूना लगाकर ऐसे बिजनेसमैन विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। कैसे भगोड़े बिजनेसमैन तमाम कानूनी दांवपेच कर अपना लगातार बचने की कोशिश में लगे हैं। कैसे इनकी अय्याशी के किस्से सिस्टम का मजाक बना रहे हैं, यह मैं आपको बताऊंगा भी और आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ऐसे बिजनेसमैन को लगता है कि उनकी अय्याशी के किस्से कोई नहीं जानता, लेकिन उनको नहीं पता कि देश और समाज में ऐसे अय्याशों के किस्से दूर दूर तक मशहूर होते हैं। आज आपके साथ खुशी के विषय पर बात करना चाहता हूं। क्या जो देश के भगोड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं वही खुशी है? जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम की जिंदगी है, मगर इज्जत नहीं है। हर शख्स इज्जत के लिए जीता है, इज्जत के लिए पैसे कमाता है, इज्जत के लिए नाम कमाता है, लेकिन ऐसे लोगों के पास इज्जत से रहने के लिए देश में जगह नहीं है। देश के लोगों का प्यार नहीं है, समाज के लोगों का प्यार नहीं है, परिवार के लोगों में गम हो, खुशी हो, ये शामिल नहीं हो सकते। वो खुश कैसे हो सकता है? खुशी की तलाश हर किसी को है। आज के दौर में कैसे खुशी की तलाश सबसे बड़ी है। क्या खुशी किसी की सिखाई जा सकती है? खुशी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और उधर रूस यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। युद्ध के 5वें महीने पूरे होने को जा रहे हैं। यूक्रेन की तबाही का दौर लगातार जारी है। रूसी सेना बम बारूद के जोर पर लगातार आगे बढ़ रही है और यूक्रेन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरा दमखम लगा रखा है। डोनबास इलाके को रूस ने अलग देश घोषित कर दिया। फिर सीरिया ने डोनबास को अलग देश की मान्यता भी दे दी। आज उत्तर कोरिया ने डोनबास को मान्यता दे दी। कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग की एंट्री ने पूरी खलबली मचा दी है, मैं आपको यह बताऊंगा भी और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सभी एक वक्त हिंदुस्तान के नामी ग्रामी कारोबारी थे, लेकिन अब ये सब फरार हैं, देश छोड़कर भागे हैं और ये विदेश में इस वक्त रह रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस कारोबारी ने हिंदुस्तान में क्या घोटाला किया और विदेश भाग गए, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान का, आपके हिंदुस्तान का, आपके देश का कितना नुकसान हुआ है,
ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा विजय माल्या को लाइए स्क्रीन पर। ये 4 भगोड़े जो देश का पैसा हड़पने के बाद विदेश में है। विजय माल्या बैंकों से 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भाग गए। किंगफिशर इनकी एयरलाइंस थी, वो भी डूब गई। विजय माल्या पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया और उनके अपने किस्से बहुत ज्यादा मशहूर रहे हैं। ललित मोदी को सभी जानते हैं। ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इस समय भगोड़ा घोषित है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आईपीएल में करप्शन के कई गंभीर आरोप ललित मोदी पर लगे हैं और एक वक्त में बहुत नीचे से उठा ये शख्स बहुत ज्यादा पैसा और नाम कमाया। नीरव मोदी पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। ये जरा सोचिए कि एक के बाद एक जो चारों देश से फरार हैं और नीरव मोदी ब्रिटेन से भारत लाने के लिए कोशिश इस समय जारी है। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं और ये तमाम जो लोग हैं, बैंकों से मेहुल चौकसी ने 14,000 करोड़ रुपए का चूना भी लगाया, ये भी भाई साहब फरार हो गए। आप सोचिए, इनको भी हिंदुस्तान लाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम हो जाती है। तो ये एक एक करके स्क्रीन पर चारों नाम एक बार फिर से दिखाइए। ये एक एक करने के बाद भी ये 4 बड़े हैं, हालांकि इनसे छोटी छोटी मछलियां और भी बहुत ज्यादा हैं जो विदेशों में हैं, भाग गए हैं। किस तरीके से हिंदुस्तान के पैसे को लूटकर ये भाग गए हैं और ये पैसा अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है। तमाम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि काला धन हिंदुस्तान आएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया, इसीलिए लोग परेशान हैं। ललित मोदी आजकल चर्चाओं में है। ललित मोदी फरार हैं, मेहुल चौकसी भी फरार है, नीरव मोदी फरार हैं। ये सभी देश के बड़ों कारोबारी हैं। सारे के सारे लोग देश में घोटाला करने के बाद भाग गए हैं और कानून से बचने के लिए विदेश में अपना भी ठिकाना बना लिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ललित मोदी पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ डेटिंग कर रहे हैं। ऐसी खबर है कि कभी भी दोनों शादी कर सकते हैं, मगर जांच एजेंसियां ललित मोदी को भारत लाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का भी कमोवेश यही हाल है कि विदेश में मस्ती कर रहे हैं, देश के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इन भगोड़े बिजनेसमैन से कहना चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान का पैसा लौटाओ। आपको जो करना है करो, आपकी निजी जिंदगी है, लेकिन इससे पहले मेरे हिंदुस्तान का हिसाब दो। अरे भैया, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। संस्कृत के इस श्लोक का मतलब होता है, जब तक जियो सुख से जियो, भले कर्ज लेकर घी पीना पड़े। देश के कुछ बड़े बिजनेसमैन जिन पर अभी भगौड़ा का टैग चस्पा है, ऊपर के श्लोक उन कारोबारियों पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। कोर्ट में तो कंगाली का दावा करते हैं, लेकिन भारत का चूना लगाकर विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी ऐसे ही कारोबारी हैं जो देश छोड़कर विदेश भाग गए हैं और भारत नहीं जाने के लिए बारंबार बहाना बनाते हैं। सबसे पहले बात ललित मोदी की। ललित मोदी का नाम आते ही सभी के जहन में आईपीएल याद आ जाता है, लेकिन फिलहाल किसी और वजह से सुर्खियों में 59 की उम्र में ललित मोदी शादी के बंधन में बंधने की बात कह रहे हैं और इसका खुलासा उन्होंने एक ऐसे ट्वीट से किया। अपने पहले ट्वीट में ललित मोदी ने मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए शादी की बात लिखी थी, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर हल्ला मचा, ललित मोदी ने आनन फानन में इसका खंडन किया। ट्वीट करते हुए लिखा,
क्लैरिटी के लिए बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अभी शादी नहीं की। हाँ, लेकिन जल्द ही ऐसा कर सकते हैं। एक वक्त था जब ललित मोदी की क्रिकेट की दुनिया में टूटी बोलती थी। उन्होंने ग्लैमरस और चकाचौंध से भरपूर आईपीएल क्रिकेट की शुरुआत की। कहा जाता है कि आईपीएल उन्हीं की दिमागी उपज है। देश को 2008 में नया मसालेदार क्रिकेट खेल मिला। क्रिकेट के नए कॉन्सेप्ट को देश और विदेश में जमकर सराहा गया। उन्होंने देश में इस नए खेल को अभूतपूर्व व्यावसायिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शुरुआती 2 सीजन में जबरदस्त सफलता के बाद ललित मोदी के जलवे 7वें आसमान पर पहुंच गए और इसी के साथ शुरू हुआ वो कारनामा जो आईपीएल का गुड आर्किटेक्चर देखते देखते बैड आर्किटेक्चर में बदल गया। ललित मोदी पर आईपीएल में करप्शन का आरोप लगा। आईपीएल मीडिया राइट्स घोटाले का आरोप लगा। आईपीएल मीडिया राइट्स में कमीशन खाने की बात कही गई। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी का आरोप लगा। 2 टीमों में छत में हिस्सेदारी रखने का भी आरोप लगा। गिरफ्तारी की तलवार लटकता देख ललित मोदी भारत से फरार हो गया। ब्रिटेन में जाकर शरण ले ली, तब से वही रह रहा है। बताया जाता है कि ललित मोदी ने आईपीएल के जरिए करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की और जब इसकी पोल पट्टी खुलने लगी तो भारत से फरार हो गया। विदेश में भी भारत के पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जीने में मशगूल है। किंग साइज में लाइफस्टाइल बिताने में लगा है। हालांकि अय्याशी भरी जिंदगी जीने की हसरत ललित मोदी में शुरू से है और इसका जिक्र बोरिया मजुमदार ने अपनी किताब व्यवहारिक कमिश्नर द आईपीएल ललित मोदी सागा में लिखा है। जब मोदी मई 2010 में देश छोड़ चुके थे तो एक होटल ने बीसीसीआई का एक बिल राशि भेजी थी जो कि बकाया थी और तब बोर्ड ने उनके बिल को भरने से मना कर दिया था। 5 स्टार होटल में ललित मोदी पूरी फ्लोर अपने इस्तेमाल के लिए बुक करवाते थे और किसी के पास भी उनसे ये सवाल करने की हिम्मत नहीं थी कि ये उनके अपने खर्च से हो रहा है या बीसीसीआई के पैसे से। ललित मोदी की तरह हीरा कारोबारी नीरव मोदी भी फरार है। फिलहाल ब्रिटेन में सलाखों के पीछे है। भारत नहीं आने के लिए तमाम पैंतरेबाजी कर रहा है। अदालत से गुहार लगा रहा है उसे ब्रिटेन से प्रत्यार्पित न किया जाए। जेल जाने से पहले तक नीरव मोदी सुंदरियों का शौकीन रहा है। विदेश में एक से बढ़कर एक मॉडल के साथ नीरव मोदी अपना वक्त बिताता था। हीरा बेचने के लिए उन्होंने इन्हीं सुंदरियों का सहारा लिया। हॉलीवुड एक्ट्रेस के जरिए डिजाइनर ज्वेलरी का प्रचार करता था। बॉलीवुड की हीरोइन नीरव की डिजाइनर ज्वेलरी का प्रचार करती थी। नीरव मोदी अक्सर हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्ट्रेसों के साथ दिखता था। नीरव मोदी का मामा मेहुल चौकसी विदेश फरार है। देश के हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने वाला मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई ने एक और मामला दर्ज किया। मेहुल के खिलाफ केस पर केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे भारत लाने में जांच एजेंसियां सफल नहीं हो पाई। विदेश में मेहुल मस्त लाइफ जी रहा है। धोखाधड़ी से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है। बैंकों का 14,000 करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले मेहुल चौकसी विदेश जाकर भी अपना आशिकाना अंदाज छोड़ नहीं पाया। वांटेड मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करते हुए पकड़ा जा चुका है। मेहुल फरारी के दौरान बबारा जराविका से दोस्ती की। बबारा के साथ मेहुल एंटीगुआ में रहने लगा। एंटीगुआ में मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लग्जरी लाइफ जीता था। रंगरेलिया मनाने के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंच गया। बताया गया कि याट पर सवार होकर डोमिनिका पहुंचा था। डोमिनिका में पुलिस ने अवैध तरीके से घुसने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया। गर्लफ्रेंड बबारा ने मेहुल को दोस्त बनाने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान में आर्थिक धोखाधड़ी कर विदेश फरार हुए इन धोखेबाजों और फरेबियों की शानो शौकत में कमी नहीं आई। किंग साइज की तरह जीवन जीने में लगे भारत की एजेंसियां
उन्हें प्रत्यार्पित कर भारत लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, मगर अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। विजय माल्या को लिंकर किंग के तौर पर देश जानता है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए विजय माल्या ने बैंकों से कर्ज लिया था, फिर देश छोड़कर ब्रिटेन फरार हो गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विजय माल्या की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरती रही है। विदेश भागने से पहले विजय माल्या हमेशा से देश की जानी मानी मॉडल्स के साथ घिरे रहते थे। हर महिला सेलिब्रिटी के साथ उनकी तस्वीरें छपती थी। फरारी के बाद भी विजय माल्या की ऐसी ही तस्वीरें आती रही। विदेशों में देश के पैसे पर अय्याशी करते विजय माल्या की तस्वीरें हर हिंदुस्तानी को परेशान करती। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विजय माल्या से कहना चाहता हूं कि विजय माल्या हिंदुस्तान का पैसा लौटा। बैंकों से हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर ब्रिटेन फरार हुआ लिकर किंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विजय माल्या से विदेश में ट्रांसफर किए गए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर माल्या की संपत्ति की कुर्की की जाएगी। साथ ही अफसर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले पर विजय माल्या ने निराशा जताई है। विजय माल्या निराशा जता रहे हों, ब्रिटेन की अदालत का चक्कर काट रहे हों, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी में कोई कमी नहीं आई है। विदेश में उसी अय्याशी के साथ रह रहे हैं जैसा वे भारत में रहते थे। भारत में उनकी लाइफस्टाइल किसी से छिपी नहीं है। सुरा और सुंदरियों से घिरे रहने वाले विजय माल्या की कंपनी का कैलेंडर हर साल चर्चा में रहता था। उस कैलेंडर में जगह पाने के लिए नामचीन मॉडल इंतजार करती थी। माल्या के अय्याशी का आलम यह था कि दुनिया की मॉडल उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। खुद को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने वाले विजय माल्या अपने अच्छे दिनों में सुंदरियों से घिरा रहना पसंद करता था। किंगफिशर की कैलेंडर लॉन्च के कार्यक्रम में वो दुनिया भर के मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल्स के साथ फोटो शूट करता था। लेकिन जैसे उसकी दुर्दशा शुरू हुई, विदेश भाग गया। काफी दिनों तक अपने बचाव में तरह तरह का हथकंडा अपनाता रहा। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी अपराध कर ले, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर फंसता है। लिकर किंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ब्रिटेन की पुलिस ने भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ लेकर फरार हुए विजय माल्या को कोर्ट में आने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल माल्या के खिलाफ बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर ब्रिटेन फरार होने का आरोप है। माल्या ने बैंकों से 6027 करोड़ रुपए के कर्ज लिए। यह उधार 2005 से 2010 के बीच लिया गया। बैंकों से किंगफिशर एयरलाइंस ने उधार लिया। माल्या ने उधार लिए गए कर्ज नहीं लौटाया, जिस वजह से इंटरेस्ट के साथ ये 9000 करोड़ रुपए हो गया। एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। विजय माल्या को कभी दुनिया का सफल बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उनकी बदनीयती की वजह से उसकी कंपनी एक एक करके धराशायी होती गई। वैसे वैसे वो कर्ज के जंजाल में फंसता गया। बैंकों को रुपए लौटाए ना जाए, लिहाजा लिकर किंग देश से फुर हो गया और अपनी आदत के मुताबिक विदेश में उसे स्टाइल में जी रहा है। विजय माल्या की शुरुआती जीवन वैसे तो सादगी भरा रहा, लेकिन जब उसके उद्योगपति पिता की मौत हुई तो विजय माल्या को बेशुमार दौलत मिल गई और यहीं से शुरुआत हुई उसकी प्लेबॉय वाली जिंदगी।
उसके पास दिन दुनी और रात चौगुनी की रफ्तार से पैसे आते गए और विजय माल्या का शौकीनी मिजाज बढ़ता गया और ये मिजाज आज तक जारी है। ब्रिटेन में फरारी जिंदगी बिता रहा माल्या वहां भी उसी स्टाइल में रह रहा है, यानी हिंदुस्तान के पैसे से विदेश में ऐश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज की तनाव भरी जिंदगी में हर किसी को खुशी की तलाश है। आज बिगड़ते रिश्तों के दौर में हर किसी को खुशी की तलाश है। कभी भी कुछ भी बुरा सुनने को मिल जाता है। ऐसे दौर में कुछ पल खुशी के मिल जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर में खुशी हासिल करना कितना मुश्किल काम है और इस दौर में जहां पर तूफानी नफरतों का भरा हुआ है, दूसरों की भावनाओं को आहत करने के लिए एक के बाद एक विवादित बयानों का जोर है। छोटी छोटी बातों पर मर मारने पर उतारू हो जाना आम बात हो चली है। इसी बीच मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंसानों की बनाई आपदा के दौर में प्राकृतिक आपदा भी कम नहीं है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। खुशी क्या है? खुशी कैसे मिलती है? खुशी किन परिस्थितियों में मिलती है? क्या पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है? क्या कोई इंसान आपको हमेशा खुश रख सकता है? क्या खुशी का कोई सटीक फॉर्मूला हो सकता है? जानना सब चाहते हैं, खुश कैसे रहें। आज एक आम आदमी की जिंदगी देखिए, किन किन चीजों से उसका रोजमर्रा की जिंदगी में सामना हो रहा है। हर तरफ नकारात्मक माहौल, खबरों की दुनिया में हर तरफ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद वाली जंग, धार्मिक बहुलता वाले इस देश में एक दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाने की रेस सी लगी है। हर तरफ नफरत का तूफान सा चल रहा है। दिन दहाड़े बहुत ही साधारण जीवन जी रहे लोगों की जान आफत में है। जरा सी ऊंच नीच नहीं हुई, कोई भी कहीं भी आपसे कुछ और नहीं आपकी जिंदगी छीन सकता है। ऐसी इंसानी आपदाओं से नजर हटती है तो सामने नजर आता है प्राकृतिक आपदाओं का कहर। हर तरफ बाढ़ और बदहाली। एक तरफ से देख लें गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, असम समेत तेलंगाना, करीब आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है। बारिश के मौसम की शुरुआत है, अभी और भी भयावह तस्वीरें आ सकती हैं। बारिश के आते ही देश भर से डूबने और डूबने से बचने की जद्दोजहद की तस्वीरें देश के हर नागरिक को डराती हैं। बारिश देश के महानगरों में रहने वाले हर नागरिक को डराती है। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में जरा सी बारिश हुई नहीं कि जिंदगी रेंगने लग जाती है। अब ऐसे में कोई खुश रहे कैसे? आसपास जब ऐसे हालात दिख रहे हो, ऐसी तस्वीरों को देख कोई अपने अंदर खुशी का भाव जगाए कैसे? खुशी महसूस करना अपने लिए, परिवार के लिए खुशहाल जिंदगी हासिल करना हर इंसान की सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी का ताप बस अभी अभी घटा है। कोरोना महामारी ने जिनके अपनों को छीना है, कोरोना महामारी की चपेट में आए लोगों को जिंदगी ने जिस कदर डराया है, सब के सब बस अभी अभी जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने की जद्दोजहद से बाहर निकले ही हैं कि सामने महंगाई, बेरोजगारी के डरावने आंकड़े सामने आ गए हैं। नौकरियों के आने की रफ्तार धीमी है, नौकरियों के जाने की रफ्तार तेज है।
आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के अनुसार केवल जून महीने में 1.40 करोड़ रोजगार घटे। जून महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.03% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 7.3% दर्ज की गई। ऐसे तो हालात हैं, रोजगार की ऐसी स्थिति है, रही सही कसर बढ़ती महंगाई पूरी कर रही है। हर चीज महंगी हो गई है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ इस्तेमाल का आवश्यक सामान हासिल करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। मौजूदा आर्थिक हालात में हर किसी के लिए घर चलाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च तक बढ़ गया है। अब ऐसे में एक आम आदमी खुश कैसे रहे, परिवार को खुशहाल जिंदगी कैसे दे? भागम भाग से भरी जिंदगी, तनाव से भरी जिंदगी, डिमांड से भरी जिंदगी की चुनौतियों के बीच एक आम आदमी खुशी हासिल कैसे करे? खुशी हासिल करने के फॉर्मूले तलाशे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जब हर तरफ ऐसा माहौल हो तब कोई कैसे खुश रहे? क्या खुश रहना सिखाया जा सकता है? क्या खुशी का पाठ पढ़ाया जा सकता है? क्या खुशी का कोई सिलेबस हो सकता है? सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के स्कूलों में खुशी का पाठ पढ़ाया जाता है। आइए आपको खुशी की पाठशाला की यह खास रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं और सोचिए कि अगर ऐसी खुशी देश के हर स्कूलों में पढ़ाई जाए तो कोई गमगीन नहीं होगा। क्या खुश रहना सिखाया जा सकता है? क्या खुशी का पाठ पढ़ाया जा सकता है? क्या खुशी का कोई सिलेबस हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं। खुशी को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। खुशी हासिल करने को लेकर तमाम तरह के फॉर्मूले हैं। कोई अंदर की आत्मिक खुशी को मुख्य मानता है तो कोई बाहरी भौतिक खुशी ही जीवन का आधार मानता है। खुशी की तलाश दिल्ली में तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। दिल्ली जैसे महानगर में खुशी की तलाश बड़ी है। तेज भागती जिंदगी, तेजी से बदलते हालात, कभी सांसों पर हवा भारी तो कभी पानी की परेशानी। सही कहा जाए तो दिल्ली में खुशी हासिल करने के लिए समय निकालना भी मुश्किल है। समय का अभाव, खुशी को लेकर तमाम तरह के भटकाव समाज के लिए घातक हो जाते हैं। समय समय पर दिल्ली की शक्ल बिगाड़ते नजर आते हैं। रोड रेज के मामले हो, महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो या फिर सीनियर सिटीजन से जुड़े सरोकार समाज की चिंता बढ़ाते हैं। शायद इन्हीं चिंताओं ने दिल्ली में खुशी की पढ़ाई की जरूरत को जन्म दिया है। दिल्ली के समाज को बेहतर बनाने के लिए एकेडमिक एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की वजह बना होगा। साल 2018 में दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस कुरिकुलम की शुरुआत की गई थी। तब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में हैप्पीनेस कोर्स को लॉन्च किया था। लक्ष्य बड़ा था। पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली के करीब 10 लाख बच्चों को खुशी का पाठ पढ़ाने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा था। नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को खुशी की शिक्षा देने की शुरुआत की गई थी। इसके लिए बकायदा साइंटिफिक तरीके से हैप्पीनेस पाठ्यक्रम तैयार किया गया। 45 मिनट के लिए रोजाना हैप्पीनेस का क्लास निर्धारित किया गया। खुशी का पाठ पढ़ाने के लिए करीब 50,000 शिक्षकों की टीम तैयार की गई। शुरुआत हो गई। दुनिया की पहली खुशी की पाठशाला ने शक्ल लेना शुरू किया। 4 साल हो गए। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या खुशी सिखाई जा सकती है? क्या खुशी का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है? कितना कारगर रहा ये हैप्पीनेस वाला करिकुलम? पहली प्रतिक्रिया बच्चों के मुंह से ही सुनते हैं जो खुशी का पाठ स्कूलों में सीख रहे हैं। ऐसे मेरा पढ़ाई में मन लगा। पहले मेरे को डिवाइड नहीं आते थे, इसलिए अब मेरे को डिवाइड आते हैं। कि हमें आंख बंद करते और हमारे पढ़ाई में ध्यान जाता है। हम जब माइंडफुलनेस करते हैं तो
हमारी आंखें बंद रहती है तो हमारा पढ़ाई में ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि हमें हैप्पीनेस करते हैं। हम जो सीखते हैं कि हमारा ध्यान पढ़ाई में लग सकता है, बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम जो नहीं कर पाते थे पहले से, अब वो भी हम कर पाते हैं क्योंकि हैप्पीनेस क्लास है ना, हमारा दिमाग पढ़ाई में बहुत लगता है और हमारा दिमाग शांत भी हो जाता है। हम कहते हैं, हम अपनी पूरी फैमिली से कहते हैं और उन्हें भी करवाते हैं और कितना मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। जब हम हैप्पीनेस की क्लास को करते हैं एंड फिर हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। जब हम अपनी आंखों को कुछ टाइम के लिए क्लोज़ करते हैं और फिर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो इससे हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है एंड हमें पूरे दिन के लिए एक अच्छा फील करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारे स्कूल में हैप्पीनेस की क्लास होती है और उसमें सारी जितने भी माइंड में चीज़ें होती हैं सब निकल जाती हैं और जैसे प्रेशर डल जाते तो वो भी नहीं रह पाता। सर कि हमें क्लास में कैसे बिहेव करना है और कैसे रहना और कैसे मन लगाकर पढ़ना। इन बच्चों की माने तो इन्हें खुशी की क्लास से फायदा मिल रहा है, इन्हें खुशी मिल रही है। बचपन में सबसे बड़ा तनाव पढ़ाई का ही रहता है। खुशी की क्लास के बाद बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा लगता है। पढ़ाई बोझ नहीं रही, मतलब बच्चों के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं। दिल्ली के स्कूलों का पहला पीरियड हैप्पीनेस का ही होता है। 40 मिनट के पीरियड में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे पहले 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद बच्चों से हल्के फुल्के संवाद के बाद हार्ट बीट एक्टिविटी कराई जाती है। मेडिटेशन बच्चों को गुस्सा, नफरत और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचाने का काम करता है। हैप्पीनेस की क्लास में बच्चों को मेडिटेशन के साथ वर्तमान में जीना सिखाया जाता है। वर्तमान से कनेक्ट करने संबंधित एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि बच्चा स्कूल के एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सके। बच्चों का फोकस स्कूल आने के मकसद पर शिफ्ट हो जाए, यानी पढ़ाई में बच्चों का मन लगे। यस सर, बहुत असर हो रहा है। हमारा हर समय मन लगता है पढ़ाई में। दिल्ली के स्कूली बच्चों को खुशी का पाठ पढ़ाना आसान नहीं। दुनिया का पहला खुशी वाला सिलेबस बच्चों तक पूरी सार्थकता के साथ सिलेबस का ज्ञान पहुंच सके, बड़ी चुनौती है। इस अनोखे प्रयोग को सफल बनाने का उत्तरदायित्व निभाने वाले शिक्षकों को भी सुनना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जब आते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा चंचलता के भाव होते हैं। तो जब से हैप्पीनेस का पाठ शुरू किया गया है तो धीरे धीरे बच्चों को कंट्रोल करने में भी मदद मिली है, बच्चों का मन शांत हुआ है और धीरे धीरे उनका पढ़ाई में भी मन लगना शुरू हो गया है। जब से मैंने यहाँ पे क्लास लेना शुरू किया है और हैप्पीनेस को देखा है, ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हैप्पीनेस एक इनिशिएटिव है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे बच्चों के लिए ला के दिया है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो पहले तो प्रेयर होता था, प्रेयर होने के बाद से बच्चे जब क्लास में आते थे तो वो उनका दिमाग हमेशा वो क्या होता था कि वो स्टेबल नहीं रहता था। लेकिन जब से वो हैप्पीनेस जब शुरू हुआ है तो धीरे धीरे वो अपने आप को फोकस कर पा रहे हैं। बच्चों में जो पहले एकदम बोरियत थी और जो नहीं कर पा रहे थे, मतलब खुशी से नहीं कर पा रहे थे, अब वो स्टेबल होकर भी करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होकर किसी चीज़ में कंसंट्रेट होकर वो काम करते हैं। सर, मेरे पास जैसे नर्सरी क्लास है, मेरे पास 3+ के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ माइंडफुलनेस का होता है। तो मेरे बच्चे अभी जैसे भी नए नए आए हैं तो बैठ के अब धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हमें कैसे अपने आप को महसूस करना है, अपनी सांसों को महसूस करना है, और वो इन्जॉय कर रहे हैं, अब स्टेबल होना, क्लास में बैठ पा रहे हैं। ये जो हैप्पीनेस की क्लासेस होती हैं इससे बच्चा का कंसंट्रेशन बन जाता है एक हद तक, तो बच्चा फिर पढ़ने में सही करता है, उसका पढ़ने में मन भी लगता है और वो ठीक तरह से पढ़ाई भी करता है और इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। बच्चे जो है पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि बच्चे आते ही उनका मेडिटेशन हो जाता है, उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है एक जगह पे, तो वह पढ़ाई पर काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। तो बच्चे जो है अच्छी तरीके से सीखते हैं। खुशी की क्लास में बच्चों को मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के साथ साथ ज्ञानवर्धक और नैतिकता संबंधित कहानियां भी सुनाई जाती हैं। हैप्पीनेस करिकुलम कोर्स में बच्चों को कहानियों के जरिए अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। बच्चों को मोटिवेशनल क्लास भी दी जाती है। मोटिवेशनल तो यह है कि एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन देना भी पड़ता है क्योंकि बच्चे कई बार होपलेस हो जाते हैं किसी बात को लेकर। छोटी छोटी बातों, बच्चे हैं तो छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं, तो उसके लिए बच्चों को मोटिवेशन देते हैं कि पढ़ाई से, एजुकेशन से उनका कितना संबंध है और उनसे उनको क्या रिजल्ट, भविष्य में क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने एक अनोखी पहल की है। दिल्ली के लोग खुश कैसे रहें, इसके लिए अभी से बच्चों को खुश रहने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। खुशी के एम्बेसडर तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद यही है कि ये बच्चे बड़े होकर दिल्ली के अच्छे नागरिक बने, दिल्ली की तनाव भरी जिंदगी में लोगों को खुश रहने का पाठ पढ़ाएं।
देश समाज को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस यूक्रेन जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने तानाशाह किम जोंग के उकसाने वाला बयान सामने आया है। तानाशाह किम जोंग ने डोनबास को अलग देश की मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किम जोंग के बयान से यूक्रेन बौखला गया है। उसने नॉर्थ कोरिया के सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने की घोषणा कर दी है। नॉर्थ कोरिया का यह कदम रूस के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है और इससे यह साफ हो गया कि चीन, नॉर्थ कोरिया दोनों देशों यानी रूस के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इन तीनों देशों की एकजुटता से अमेरिका है। तानाशाह किम जोंग उन का गैर जिम्मेदाराना बयान। किम ने डोनबास को अलग देश की दी मान्यता। सीरिया के बाद नॉर्थ कोरिया का रूस को समर्थन। तानाशाह किम के बयान पर यूक्रेन का कड़ा रुख। रूस यूक्रेन जंग के 5 महीने होने को हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन नींद से जागा और यूक्रेन के डोनबास को अलग देश की मान्यता देने का ऐलान कर दिया। किम के गैर जिम्मेदाराना बयान पर यूक्रेन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और नॉर्थ कोरिया के साथ सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म करने में देरी नहीं लगाई। नॉर्थ कोरिया से पहले डोनबास को रूस और सीरिया ने अलग देश के रूप में मान्यता दे रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के बीच उत्तर कोरिया और सीरिया का रूस को समर्थन देने से यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूक्रेन समर्थक अमेरिका की बढ़ी चिंता। तानाशाह किम का डोनबास को अगले राष्ट्र की मान्यता देने के पीछे सोची समझी रणनीति है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जब भी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता है तो अमेरिका और उसके समर्थक देश इसकी निंदा करते हैं, लेकिन चीन और रूस समर्थन करते हैं। इस साल मई में जब उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, तब भी अमेरिका ने तानाशाह को चेतावनी दी थी, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के नियमों का उल्लंघन बताया था। तब रूस और चीन ने उसके 5 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को रोक दिया, लेकिन अब तानाशाह ने ऐसे में रूस का खुलकर समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही यूक्रेन जंग में चीन भी रूस के साथ खड़ा है, लिहाजा अमेरिका के माथे पर सिलवटें लाने के लिए काफी है, क्योंकि रूस के अलावा चीन और उत्तर कोरिया दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। यूएन में नॉर्थ कोरिया पर कार्रवाई का चीन का विरोध। 2022 की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। इसी मसले पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में अमेरिका ने कहा, ऐसे परीक्षण सुरक्षा परिषदों के प्रस्तावों की अनदेखी है। तब बंद कमरे में हुई बैठक के बारे में राजनयिकों ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि उत्तर कोरिया के पड़ोसी और सहयोगी चीन ने किसी भी तरह के वक्तव्य का विरोध किया था। यूक्रेन में रूस के हमले जारी। इसी बीच यूक्रेन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ज़ेपोरोजिया प्रांत में रूस ने 2 रॉकेट दागे। रॉकेट हमले में 23 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रूसी हमले के बाद इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रभावित इलाके में रेस्क्यू अभियान में जुटी रही। वहीं रूस ने पिछले 24 घंटे में डोनेस्क में भी हमले बोले हैं। इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 14 लोग जख्मी हुए हैं। जबकि निकोपोल में रूसी हमले में 2 और लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के टोक्का यू मिसाइल फैक्ट्री को भी उड़ा दिया है। ईरान सऊदी अरब पर दबाव बनाएंगे बाइडेन।
वहीं तुर्की में ब्लैक सी से गेहूं ट्रांसपोर्ट को लेकर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। जब तक गेहूं ले जाने के लिए प्राप्त सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक यहां से गेहूं जाना मुश्किल है। बता दें कि यूक्रेन के पोर्ट पर हजारों टन गेहूं ट्रांसपोर्ट के लिए रखा हुआ है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिडिल ईस्ट देशों के दौरे पर हैं। ऐसे में जंग में फंसे यूक्रेन की उम्मीद है कि बाइडेन के इस दौरे के बाद सऊदी अरब और ईरान पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि दोनों देशों ने जंग में अब तक खुलकर किसी को सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का रूस का समर्थन मिलने से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। भले अमेरिका यूक्रेन को हर तरह की मदद दे रहा है, मगर देखा जाए तो यूक्रेन रूस के साथ जंग के लंबा खिंचने से बेहद परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से परेशान है। महंगे ईंधन की वजह से हर जरूरी चीजों की कीमत आसमान छू रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अब पानी का संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में 50% से ज्यादा पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान की खेती पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। पाकिस्तान में पहले रोटी की दिक्कत थी, अब पानी की किल्लत है, और ऐसे में पाकिस्तान ना रोटी की पूर्ति कर पा रहा है और ना पानी की पूर्ति कर पा रहा है। पाकिस्तान में बिगड़ते जा रहे हालात, अन्न संकट के साथ गहराया जल संकट। देश में 50% से ज्यादा पानी की कमी। पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। गंभीर आर्थिक संकट के और गहराने के संकेत सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार बदल गई, इमरान खान सत्ता से बाहर हो गए, शहबाज शरीफ ने सत्ता की कमान संभाल ली, लेकिन पाकिस्तान की जनता के लिए हालात नहीं बदल रहे हैं। जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार एड़ी चोटी की जोर लगा रही है, लेकिन महंगाई पर रोक लगाने के वादे खोखले साबित होते जा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में उछाल का असर खाने पीने की चीजों पर दिखने लगा है। आटा, चावल, दाल की कीमतें पहुंच से बाहर जाती रही। इस बीच गेहूं के उत्पादन में 30 लाख टन की कमी की खबर पाकिस्तान में सबको डरा रही है। मतलब आने वाले समय में पाकिस्तान में गंभीर रोटी का संकट पैदा होने के आसार है। इसके पीछे सामान्य से ज्यादा हो रही गर्मी का कारण बताया जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर हाल ही के एक वैश्विक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत भोजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। गहराते अन्न संकट के बीच पाकिस्तान में पानी का संकट भी गहराता नजर आ रहा है। बताया तो यही जा रहा है, पाकिस्तान लगभग 50% पानी की कमी का सामना कर रहा है, जो 1991 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा कमी की रिकॉर्ड है। कई प्रांतों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिंध और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब में पानी की कमी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। पूरे देश में 50% की कमी है, तो वहीं सिंध और पंजाब में 75% तक पानी की कमी है। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के सिंचाई विभाग के आंकड़े भी इस गंभीर जल संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। पंजाब प्रांत के ताऊनसा बैराज से सिर्फ 6,700 क्यूसेक की आपूर्ति हुई। ये इसकी 25,000 क्यूसेक की जरूरत से
73% कम है। इसके अलावा खाल नहर 75% कमी की सामना कर रही है, क्योंकि 8000 क्यूसेक की जगह 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पंचनाद बैराज भी 66% कमी से जूझ रहा है। इसमें 12700 क्यूसेक की जगह 4300 क्यूसेक पानी मिल रहा है। सोल बैराज में 24200 क्यूसेक की जरूरत के मुकाबले 9900 क्यूसेक की आपूर्ति के साथ 59% पानी की कमी थी। पाकिस्तान में पानी की कमी से एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। देश के कई क्षेत्रों में सूखे की खबर है। शहबाज सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। सूखे से निपटने के लिए सरकार की तरफ से किसी बड़ी तैयारी की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से जल संकट दिनों दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। जानकार सरकार की बेरुखी को पाकिस्तान के पानी संकट के लिए बड़ा जिम्मेदार बता रहे हैं। पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर आरिफ जब्बार खान ने कहा, जल संसाधनों की सुरक्षा और जल संरक्षण के लिए छोटे बांध बनाकर पानी की कमी से निपटने पर ध्यान नहीं दिया गया है। पानी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्या रही हैं। पाकिस्तान का पानी संकट कृषि क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, जिसका पाकिस्तान की जीडीपी में 23% के करीब हिस्सा है। तय है, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार समय रहते सावधान नहीं होती है तो पाकिस्तान की समस्या पूरे पाकिस्तान को अपने आगोश में ले लेगी। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की समस्या और भी गहरी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।